प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ा था कल, शक्तियां और कार्य। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया था, है ना। बस इसकी शक्तियां और इसके कार्य जो कि तुम्हें समझा रखे हैं मैंने। कौन सा आर्टिकल है पीएम और राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति और पीएम के संबंध। भाई ये इससे सलाह मांग सकता है। ये कूलर बंद कर दो, कूलर बंद कर दो। तुम्हें ना एक घंटे की क्लास है, 1 घंटे। मेरी आवाज़ में क्या, परिमल सर की आवाज़ ना थोड़ी भारी है तो वो तुम्हें नॉर्मल लगती है। मुझे खुद ही लगता है कि मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंच रही। और आवाज़ तुम्हें नहीं अकल ना, आवाज़ का बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ समझने में। मुझे पता है कि तुम्हें समझ में कम आएगा। तो राष्ट्रपति और पीएम के संबंधों पर कौन सा आर्टिकल है? 78। हमने पीएम का टेबल पहले ही पढ़ लिया था ना, ठीक है। आज हम लोग इसकी शक्तियां और कार्य पढ़ के फिर उप प्रधानमंत्री भी, क्योंकि टाइम पूरा है, कंप्लीट कर लेंगे। बताओ पेज नंबर कितना पहुंच गए थे? 116। पेज 115 का ऊपर वाला हिस्सा कर लिया था। इंदिरा गांधी ने कितने कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के साथ काम किया? कितने कार्यवाहक आएगा तो आंसर 2 या 3। वीवी गिरी को कार्यवाहक भी मान लेना, वीवी गिरी भी और एम हिदायतुल्ला भी और बीडी जत्ती भी। टोटल कितने राष्ट्रपतियों के साथ? 8, जिनमें से 6 परमानेंट 5 साल के लिए आए और 2 सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए। जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना था? कौन? बीडी जत्ती भी और वीवी गिरी भी। एम हिदायतुल्ला किसके प्रेसिडेंटशिप में राष्ट्रपति भी बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। तब ज्ञानी जैल सिंह जी बीमार हुए थे, तब वो सीजेआई थे या उपराष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति। यानी कितनी बार एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति की कुर्सी पर? 2 बार। एक बार उपराष्ट्रपति के पद से और एक बार सीजेआई। पहले सीजेआई की कुर्सी से और फिर बाद में उपराष्ट्रपति। चलो पेज नंबर 116 का कार्य और शक्तियां पढ़नी है ना। बस आज हमें सब आती हैं, पढ़ेंगे फटाफट से। मंत्री परिषद का निर्माण। तुम अच्छी तरह जानते हो परिषद का मतलब आएगा 4 लोग। कौन कौन? पीएम, कैबिनेट, राज्य के कितने होते हैं? एक तो हेल्प करेंगे इनकी और एक स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तभी तो नाम स्वतंत्र है। एक कौन थे? उप। ये सब किसकी मर्जी पर है और लिस्ट किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी को नापसंद भी करे तो क्या वो हटा सकता है? किसकी पसंद जरूरी है? पीएम। इसलिए मैंने आपको बताया 9वीं 10वीं में कैसे टेंट के बाहर सारे ऐसे झांक रहे हैं कि भाई काश हमें बना ले ये कैबिनेट। और ये क्या इसमें फेरबदल संभव है? टोटल कितने % से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे? किसका? 15%। इसीलिए 80-85 के बीच में मंत्री बनते हैं आपके, 81 के हेरफेर में। देखो जरा, अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद मतलब कैबिनेट, राज्य, उप। इनकी नियुक्ति किससे परामर्श करेगा? अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या पीएम से बिना पूछे अपने रिश्तेदार को बना सकता है? नहीं। नेक्स्ट चेक करना, प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हो। नेक्स्ट, कितने से क्या मतलब है? 15% से कम रखेगा। अब ये 14% रखे, 12 रखे, 10, इसकी मर्जी। मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। डबल टिक कर लो, लोकसभा सामूहिक। हमने क्या पढ़ा था? या तो सरकार की पॉलिसी में हाँ करनी है और या तो बाहर। ये मत बोल देना कि गलत है, ये गलत होगा। नेक्स्ट चेक कर लो, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण। मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के संबंधित सदस्य की योग्यता देखता है, पढ़ लो, राजनीतिक कौशल देखता है और दल में उसके महत्व, इसके आधार पर निर्णय लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को क्या बना दिया जाता है? अब कैबिनेट में भी सब बराबर नहीं होते। कैबिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट को तुमसे पूछो 2 पोस्ट बताओ, तुम कहोगे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है गृह की और दूसरी बड़ी है वित्त। बाकी सब, रक्षा भी आएगा लेकिन वो बाद में आएगा। सबसे बड़ा मंत्री जो होगा वो गृह मंत्री। तभी ध्यान दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गृह मंत्री थे और फिर क्या बनाए गए थे? उप
प्रधानमंत्री। क्योंकि आप सब जानते हो जब देश में एक दौर आया आजादी का तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि देश का पीएम कौन बन जाए, पटेल। पटेल की स्थिति काफी मजबूत थी और हम ये पढ़ते आए हैं कि पटेल ने ही भारत की देशी रियासतों का एकीकरण किया। तो अब अगर पटेल को बड़े मंत्री पद नहीं दिया तो लोग एंटी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया चाल चली गई और जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री के मेंबरशिप के टाइम पे, जिस टाइम वो लीडर थे, पटेल को डिप्टी पीएम बना दिया। और डिप्टी पीएम की क्योंकि पोस्ट ही नहीं थी तो बड़ा मंत्रालय सौंप दिया। कौन सा मंत्रालय? गृह। सेम ऐसा ही आज भी है। उप प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन गृह मंत्री, और सारी जितनी चाणक्य नीति बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? अमित शाह। तो पीएम की बराबरी की टक्कर है मान लो उप प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को, ये टिक कर लो। तो उसके दल के उसमें महत्व को देख के मंत्रिपरिषद का नियंत्रण और समन्वय, अंडरलाइन करना, वह मतलब पीएम मंत्रिपरिषद की बैठकों को बुलाने का निर्णय करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगले पेज पर आ जाओ। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल या दलों के समूह का नेता होने के कारण संसद का नेतृत्व करता है। कौन होता है, किस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है? बहुमत। कितनी वोट बहुमत, कितनी सीट? 273 बहुमत बन गया। नेक्स्ट टिक करना। लोकसभा में सरकार की नीति का वही अधिकृत प्रवक्ता यानी ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन है। भाई नोटबंदी पे बोलेगा तो किसको सबसे बढ़िया बोलने की वो दी गई है? पीएम। अपने आप बताओ क्या हुआ, क्योंकि बाकी तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये अधिकृत प्रवक्ता है, मतलब इसके पास एक अथॉरिटी है बोलने की। नेक्स्ट करना। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिपक्ष क्या होता है? ऑपोजिशन के आक्षेपों का संसद में वही उत्तर देता है। इंग्लिश पढ़ लो। ही आंसर्स इन पार्लियामेंट टू द ऑपोजिशंस ऑब्जेक्शन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। पर बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे यहाँ ऑपोजिशन क्वेश्चन ही नहीं करता, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। अगर हो तो हर चीज पे इनको बिल्कुल आड़े हाथों ले सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। कोई ये बोल ही नहीं रहा कि किसानों के लिए कर क्या रहे हो। हटाने भी हैं तो हटा के दूर करो, ना तो हटाते कब, मतलब किस चीज का वेट हो रहा है कि ये ऐसे ही पड़े रहेंगे सालों साल। सोच के देखो, सिंघू बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया ना। वो कैसे रोज कितने कितने किलोमीटर पैदल चलें? भाई या तो हाँ या तो ना। ये क्या तरीका है लोकतंत्र में कि कोई आदमी क्या 6 साल 8 साल यहीं पड़े रहेंगे? वो किसी भी चीज को आर पार करना चाहिए ना, बैठ के सुलझाओ निपटाओ, ये तरीका थोड़ी है। लेकिन कोई पूछ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखना। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश, इसको अंडरलाइन कर लो, भंग करने की सिफारिश करने के विषय में निर्णय लेने का अधिकार पीएम के पास ही होता है। तो जितने सारे बड़े डिसीजंस हैं कौन लेगा? वो पीएम लेगा। सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति। वैसा ही करेगा जैसा ये कहेगा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच समन्वयक, पहला टिक कर लो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक, मैंने कल बताया था किसका काम करता है? ये पुल का। भाई उनकी बातें उन तक, उनकी बातें उन तक। यहाँ नेक्स्ट टिक करना। विदेश नीति का निर्धारण भी पीएम के द्वारा किया जाता है। हमें चाइना से लड़ना है, नहीं लड़ना, पाकिस्तान, ये राष्ट्रपति बताता है या पीएम? सब पीएम की मर्जी है। नेक्स्ट पढ़ लो। संसद देश और विदेश में शासन की नीतियों का प्रमुख और अधिकृत प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है। ऑथोराइज्ड आदमी है ये बोलने के लिए। अगला भी टिक करना। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने संबंधी परामर्श देता है। कितने सत्र हैं इंडिया में? 3। कितने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने। सबसे लंबा सत्र बजट, फरवरी से लेके मई। बीच में ब्रेक आता है, सैंडविच ब्रेक। हमने पढ़ी हुई है सारी बातें ना। नेक्स्ट टिक करना। वह योजना आयोग जिसका अब नाम क्या है? नीति आयोग। अब तो योजना खत्म हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, और अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। जब ये योजना आयोग खत्म किया ना, मुझे ध्यान है कितने बड़े बड़े वादे किए थे, याद है? नीति आयोग आएगा तो देश में ऐसा होगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर ऐसे हो जाएगा, इतना बदलेगा, इसमें एजुकेशन के ऊपर। कहाँ गई वो बातें सारी? एक भी बात पे कोई खरा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, बस लोग समझ नहीं पाते। ये जब बनी थी ना चीजें तो बोले पुराने ऐसा बकवास है, ये सिस्टम, इसको चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ चेंज आया? किसानों के लिए जो बातें बोली थी, नौजवानों के लिए, कोई कहीं खरा नहीं है। मैं आज चेक कर रही थी, कुंभ का मेला 30 अप्रैल तक चलने वाला है। रोज खबर आ रही है कि पेंडेमिक बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 14 अस्पताल पूरे कोविड कर दिए, उनमें किसी और को देखेंगे ही नहीं। और 80% कुछ अस्पतालों को कह दिया इतने बेड खाली रखना आईसीयू के, कुछ को 60% कह दिया।
मतलब देखें तो बहुत बढ़ रहा है। उस कुंभ के मेले को 30 तारीख तो जो सरकार ची की भी आवाज कर ले, देख लेना, और 30 खत्म होने दो और फिर देखना सरकार क्या क्या करेगी। ये सब प्लान्ड तरीके से काम करते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है कि लोग कहेंगे वहां क्या हो रहा है, और वहां कुछ कह दिया तो कहेंगे हिंदू धर्म के भक्षक हैं, हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की। तो अब ऐसी बात नहीं करेंगे ना, इसलिए अब चुपचाप रहेंगे। जैसे ही ये 30 तारीख को खत्म हुआ, आज कितनी, 14 है, आज 13 है, बस अब तुम देखना और 17-15 दिन रुक जाओ, फिर ये जैसे ही खत्म होगा ना तो ऐसे हाहाकार मचेगा, हर जगह स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगी। अब 12-15 दिन ये शांत बैठेंगे क्योंकि कुंभ निपटवाना है। कुंभ निपटा और फिर पेंडेमिक सीधे टूटेगा स्कूल्स में, कॉलेज। आज पढ़ा था सब स्कूल्स भी एंटी हो गए, और वो कह रहे हैं भाई क्या स्कूलों से ही फैल रहा है, स्कूल वाले भी आ गए। और मैंने कल बताया था ये बहुत सोचने समझने की बात है। पहली का बच्चा भी सफरर है, 1 साल स्कूल नहीं गया, तुम्हें लगता है क्या हुआ, लेकिन अब अगर वो 2 साल स्कूल नहीं गया ना तो उसका बेस खत्म है। पहली का, चौथी का जमीन आसमान का सिलेबस है, अपने बच्चों की किताब उठा के पढ़ो। 5वीं का जो बच्चा पिछले साल 5वीं पास था, वो अगर 8वीं में स्कूल जाएगा तो कितना उसका कमजोर बेस है। जो पिछले साल 8वीं में, तो 10वीं में स्कूल जाएगा, 10वीं का तो स्कूल से पास ही हो गया, बैठे बैठे उसको पता ही नहीं चला। ये जो स्किल्स सीखने, और क्या 2 साल अगर रह गए तो पास ही हो जाएगा। इस साल अगर स्कूल रुक गए तो 12वीं के पेपर हो जाएंगे अगले साल, और जो 10वीं करके आया उसको 12वीं। तुम अपना डेवलपमेंट याद करो, 10वीं के बाद कितना कुछ सीखता है इंसान। उसको लोगों से बात करना, तमीज, तहजीब, प्रोफेशन में क्या करूंगा। 10वीं का बच्चा होता है कम बुद्धि का, मैच्योर नहीं होता। 12वीं करते करते ना हर किसी को अपनी चिंता सताने लगती है। वो टाइम अब स्कूल का बच्चों ने घर काट दिया। हर तरफ देख लो, ये नुकसान एक एक क्लास का है, और ये 2 साल का नहीं है, ये अगली पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी इनकी छोटी सी बेवकूफी से। क्योंकि जिनको सोचने समझने की शुरुआत करनी थी 6ठी 7वीं, वो खराब कर दी, 9वीं 10वीं सब कुछ खराब कर दिया, पूरा सिस्टम हिला दिया। और अब 3 साल बाद, 2 साल बाद जब स्कूल खुलेंगे, क्या पता ना खुलें। WHO पता है क्या कह रहा है कि ये बीमारी 4 से 5 साल तो कम से कम पकड़ेगी, ये रहेगी, ये कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी। तो 4-5 साल बैठे रहें, फिर बच्चे बैठे रहें, जवान बैठे रहें, ये बुढ़े बैठ बैठ के अपना महाकुंभों में नहाते रहें, इनको कोई दिक्कत नहीं। इनका क्या लॉजिक है ये सोच के देखो। 5 साल में जीवन कितना परिवर्तित होता है। कमाने खाने की यही एज है। एक सबसे ज्यादा असर जो आएगा ना, वो या तो स्कूल के बच्चों पे आना है या कॉलेज के पे। बाकी जिसकी उम्र 35 साल है वो तो अपने काम धंधे का कोई ना कोई सोर्स बना चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। जितने लोग किसी प्रोफेशन में, चाहे वो टीचिंग में है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, वो डॉक्टर हैं, ये प्रोफेशन बन चुके होते हैं। ये असर आता है जवान लोगों पे जो या तो पढ़ रहे हैं या नौकरी की इच्छा में है। अगर तुम्हारी लाइफ के 5 साल कोई छीन ले तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर ये स्कूल के भी 5 साल छीन ले तो बेस 0 है। कॉलेज के 5 साल गए, अगर 3 साल और 2 साल गया तो 0 है इंसान। एक इंसान की पर्सनालिटी का सही टाइम यही होता है जिसमें सरकार को सबसे ज्यादा दिक्कत है अगर क्लासेस लगती हैं। स्कूलों को बंद करवा दिया, कॉलेजेस को बंद करवा दिया, अब ये आगे जैसे कोचिंग सेंटर बंद, इन सब का नुकसान कई सालों तक व्यवस्था पे पड़ेगा। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको मेन है भैया, शराब से हमारी इतनी तगड़ी बिक्री होती है, बीफ से हमारी इतनी बढ़िया कमाई है, तो ये चलते रहे, बाकी सब जाए भाड़ में। पढ़ाई से क्या कमाई है? स्कूल से कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है, स्कूल कॉलेज से छोटा 0.% की कमाई है। ये कमाई के तरीके हैं, ये सदा चलने हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन पे तो खुद बात करनी पड़ेगी, वरना कोई बोलेगा नहीं। कोई मिनिस्टर तुम्हारे देश में इतना पढ़ा लिखा है जो कहे हाँ एजुकेशन जरूरी है। और चलो 1% मान ले पेंडेमिक बढ़ रहा है, बच्चों को हम घर रख लें, उस बच्चे के पिताजी जो बाहर काम करने जाते हैं कीटाणु तो वो भी लाएंगे। वो बच्चा जो शाम को पार्क में खेलने जाता है कि वहां कीटाणु नहीं है, या घर में बंद करके बैठाओगे? बच्चा गली में खेलेगा, पार्क में जाएगा, वो रेस्टोरेंट में जा रहा है खाना खाने, वो बर्थडे पे पार्टी कर रहा है, कीटाणु तो उसके पिताजी भी ला सकते हैं, उसकी माँ भी, उसकी दादी भी, उसके दादा भी। या तो फिर पूरा सब कुछ क्लोज हो, अगर सब कुछ क्लोज, लोग वैसे ही मर जाएंगे। भारत की पिछली बार तुम्हें याद है 0.00 ग्रोथ थी, याद होगा ना। पिछले साल लोगों ने बहुत खुल के दान किया, जितने जिससे बन पड़े सबने दान किया। किसी ने कुछ भी 4 रोटी पकड़ा दी साइड वाले को, कोई भिखारी जा रहा है, लग रहा है गरीब है, 4 रोटी, हर आदमी ने अपनी औकात के हिसाब से दान किया था। अगर 2021 में ऐसी स्थिति आई ना तो 1 रुपया भी दान नहीं कर सकता, क्योंकि देश का पता ही नहीं किस रूट पे पकड़ेगा रास्ता, पता नहीं आगे किसका कैसा हाल हो जाए। उस हिसाब से इकोनॉमी बंद नहीं होनी, और इकोनॉमी बंद नहीं होनी तो चलो छोटे बच्चे हम मान लें 1% बीमार हो सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े से समझदार हैं, खासकर 9वीं से बड़ा बच्चा जिसका भविष्य दाव पे लगा रहे हो तुम, क्योंकि उसकी लाइफ के सबसे क्रूशियल ईयर्स चल पड़े,
उनको घर पे बैठाना बहुत गलत है। जिस बच्चे ने 9वीं पढ़ी ना 10वीं, वो सीधे 11वीं 12वीं कूच कर गया, इनमें भी नहीं गया, तो उसका तो दिमागी विकास होगा ही नहीं। वो किताब पढ़ के टाइम पास कर रहा है। जो एक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट है ना, वो कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कम से कम इनका, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना बच्चे या पीजी कर रहे हैं, इनको तो रोज जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि इनके कीटाणु अगर पहुंचने हैं तो इनके माँ बाप से भी तो पहुंचेंगे। ये घर में उसी में रहते हैं जहां बाप सुबह कमाने निकलता है या मजदूरी करने निकलता है, जिनकी माँ भी काम करती है, तो ये कैसे बचेंगे? या तो पूरे देश में फिर वो वही लॉकडाउन करो, नहीं कर सकते तो ठीक है 8वीं तक फिर भी कोशिश कर लें, लेकिन इतने बड़े बच्चों को शिक्षा से वंचित करना महामूर्खता है। पूरी दुनिया के हर देश में अब सिस्टम चल पड़ा, अमेरिका में भी चल रहा है, ऐसा नहीं वहां खत्म हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उन्होंने खोल दिया तो वो कह रहे हैं भाई अब खुला रखो। अब ठीक है, पेंडेमिक है, WHO अपनी जबान में कह रहा है 5 साल पकड़ेगा, चाहे कुछ कर लो, इंजेक्शन बना लो, वैक्सीन कुछ कर लो, 5 साल से पहले बीमारी नहीं हटेगी। ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी जब हमारी इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तो 5 साल में सब एक बार लपेटे में आ जाएंगे, कोई हल्का कोई ज्यादा। उन 5 सालों में ये सोच के कि मुझे ना हो जाए, कौन ऐसा जो कहेगा मैं घर ही बैठा रहूंगा? छुट्टियां करने से भी बच्चे बाहर जाएंगे ना, तो उससे बढ़िया पढ़ ही लेंगे। हाँ, ज्यादा छोटे बच्चे हैं जो अनसेफ हैं, जो गलती से भाई मुंह में हाथ डाल सकते हैं या एक दूसरे का झूठा पानी पी लेंगे या खाना शेयर करेंगे, उन तक सीमित रख सकते हैं, चलो घर रहें। लेकिन मेरे ख्याल इसके बाद तो इतनी अकल आ जाती है कि अपना भविष्य जरूरी है और इनको तो पढ़ने का पूरा मौका मिलना भी चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। तो ये आपदा आई हुई है ना, इसका प्रमुख पिछले साल कौन था तुम्हारे? पीएम। जब खूब ताली बजी थी ना, तो आपदा का प्रबंधन ही तो कर रहे थे, अगले आपदा का बढ़िया प्रबंधन कर रहे थे। देखो अगला, तो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन है तुम्हारे देश में? हाँ, इंग्लिश में पढ़ लो, ही इज द हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर देश में डिजास्टर हो जाए तो उसको ये देखेंगे एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें कि हमारे प्रबंधन बहुत बढ़िया किया देश ने। नेक्स्ट पढ़ना, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, लेकिन सेनाओं का कमांडर नहीं है, वो कमांडर है राष्ट्रपति। अब अगली हेडिंग पे आ जाओ, उप प्रधानमंत्री। क्या ये पोस्ट है? ये पोस्ट कब क्रिएट की गई थी पहली बार? जब कौन बना था? पटेल। और लास्ट कौन बने? आडवाणी जी। लास्ट बने थे आडवाणी जी। जब कौन बना था आपका, ये क्या नाम था इनका? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी की टक्कर के थे आडवाणी। दोनों 77 वाली इमरजेंसी में जेल काट के आए थे, जबरदस्ती के जेल के कैदी बने थे ना। उस टाइम पे आडवाणी जी जितनी ही इंपॉर्टेंस अटल की थी, तो इनको पीएम बना दिया और इनको डिप्टी पीएम बना दिया। तब से आज तक इनके बाद अब लगभग 20 साल होने को आए, क्योंकि 2002 के बाद से कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी इस पोस्ट के लिए, डिप्टी पीएम के लिए ना कोई आर्टिकल ना कोई योग्यता। कोई भी मंत्री ही इनमें से डिप्टी पीएम बन जाता है, और जनरली मंत्री मैंने बताया या तो वित्त मंत्री बनता है या तो कैबिनेट मंत्री बनता है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा अलग। पेज 117 की हेडिंग है उप प्रधानमंत्री, पढ़ते समझते चलेंगे। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, डबल टिक कर लो, यानी किताब में इसके बारे में नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में गृह मंत्री और वित्त मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता रहा है। टिक करना, गृह और वित्त को, गृह मतलब होम मिनिस्टर और वित्त मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। ये पद राजनीतिक है, यानी ये संवैधानिक पद है या राजनीतिक? पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं बनाना है, कहीं नहीं लिखा, किताब में नहीं लिखा, संवैधानिक नहीं है। पहली लाइन में डबल टिक किया था ना, संवैधानिक नहीं, ये टिक कर लो, राजनीतिक है, यानी पार्टी डिसाइड करती है बनाना है कि नहीं बनाना। नेक्स्ट में आओ, इसका काम है प्रधानमंत्री की किसी कारणवश अनुपस्थिति के समय उनके कामों के उत्तरदायित्व को पूरा करना। संवैधानिक दृष्टि से अंडरलाइन करना, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मंडल में कौन कौन था? पीएम प्लस कैबिनेट, और नहीं थे परिषद में सारे, लिखो इसके ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर लिखो पीएम प्लस कैबिनेट। सिर्फ 2 ही तो थे इसमें मंडल में, मंडल सबसे इंपॉर्टेंट था, अंडरलाइन करो। उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति से कोई अंतर नहीं होता। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। बाकी किस स्थान पर होते हैं? कैबिनेट। सबसे बड़ा कौन था? पीएम। सेकंड बड़े थे कैबिनेट। लेकिन अगर उप प्रधानमंत्री बना दिया तो पीएम,
फिर उप प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में से ही एक होता है ये। नेक्स्ट टिक करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरदार पटेल को अपना उप प्रधानमंत्री बनाया गया 1947 से 50, और उसी टाइम इन्होंने क्या किया था, देशी रियासतों का एकीकरण। लिख लो यहाँ, देशी रियासतों का एकीकरण 48 से 50। तब इनके हाथ में पावर इसलिए थी क्योंकि ये भारत के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। देशी रियासतों का एकीकरण 1948 से 50 प्रिंसली स्टेट्स थी देशी रियासतें। कितनी देशी रियासतें थी? 552। पहले 65 थी, 13 किसके साथ चली गई? पाकिस्तान। हमें दिक्कत नहीं थी, 3 दिक्कत कर रही थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद में पुलिस ऑपरेशन पोलो और इसमें जनमत संग्रह और उनका विलय पत्र पर साइन। अगला टिक करना, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को अपना उप प्रधानमंत्री बनाया। मोरारजी देसाई का दुख याद है? बेचारे कब से कोशिश में थे? 47 से। कब ये हटे और मैं बनूं, लेकिन कब तक बैठे रहे? 64 तक। फिर 64 में कौन बन गया? शास्त्री जी। कब तक बैठे रहे? 66 तक। फिर कौन बन गई? इंदिरा गांधी। कब तक बैठी रही? 77। 30 साल वेट करते 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 फाइनली इनका नंबर आया 77 में। इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा ने सोचा इतना सीनियर मोस्ट लीडर है तो बड़े पोस्ट पे बैठा दे, क्या बना दिए? उप प्रधान। याद है 68 में क्या बोले कि जो पीएम बने वो लोकसभा का नेता हो, लेकिन उस कमेटी की बात मानी नहीं गई। ये टिक कर लो। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को अपना उप प्रधानमंत्री बनाया, तो इनको लगता था कि अच्छा ये मुझे ऑर्डर देगी और मैं सुनूंगा, क्योंकि ये तो एज्ड भी थे ना काफी। नेक्स्ट टिक कर लो। मोरारजी देसाई की सरकार के समय 2 प्रधानमंत्री बने, पहला चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह की फिर इनसे ही चिकचिक हो गई और फिर ये बोले कि मैं तो अलग, फिर इनसे त्यागपत्र लिया था ना 1.5 साल बाद। बाबू जगजीवन राम कौन है ये? हाँ वो भी ठीक है। और उप प्रधानमंत्री किसके पिताजी थे ये? मीरा कुमार के। बाबू जगजीवन राम की तो बेटी थी, लिख लो यहाँ, मीरा कुमार, लोकसभा पहली महिला अध्यक्षा के पिताजी। मीरा कुमार लोकसभा फर्स्ट लोकसभा लेडी लोकसभा स्पीकर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा, उनके पिता हैं ये। इनकी समाधि का नाम भी बताया होगा, पुराने बच्चों को पता होगा, समता स्थल, वो भी लिख लो, समाधि समता स्थल। क्या? नहीं, जगजीवन राम की बेटा, जगजीवन राम। चलो, तो मोरारजी देसाई किसके टाइम में उप प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा के खिलाफ ही काम कर रहे थे, बाद में हट गए थे, त्यागपत्र दे दिया। फिर अपने टाइम में जब बने तो कितने उप प्रधानमंत्री बनाए? 2। पहले किसको बनाया? चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह जी ने कहा मैं तो अलग होऊंगा। फिर कौन बनाए? बाबू जगजीवन राम। कितने साल बाद इस्तीफा? 1.5 साल बाद, 19 महीने के रहे। नेक्स्ट टिक करना, इंदिरा मोरारजी देसाई के बाद अगला सिर्फ पढ़ लो। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वाई चौहान को प्रधानमंत्री बनाया गया। कितनी बुरी हालत है देखो, 1 महीने में अपना विश्वास नहीं प्रॉपर हासिल हो पाया था और उससे पहले क्या बना दिया था? उप प्रधानमंत्री। इससे समझ, लालच दे रहे हैं। पहले किसने लालच दिया है? पहले इंदिरा ने किसको लालच दिया? मोरारजी। क्या बना दिया? उप प्रधानमंत्री। उन्होंने उसके एनटीओ के कहा कि सिर्फ लोकसभा से बने, जबकि ये किससे थी? राज्यसभा। फिर जब वो पीएम बने तो 2 बनाए, कौन कौन? चरण सिंह जी। चरण सिंह जी हट गए तो कौन बना लिया? जगजीवन। अब जब चरण सिंह जी बने तो खुद तो टिक नहीं पा रहे, पैर नहीं जमे थे, और किसको बना लिया? चौहान को। ये सब वो दौर था जब जल्दी जल्दी सरकार गिरी थी, गैर कांग्रेसी पहली सरकार। तो ये टिक कर लो, चौहान को उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट भी टिक करना, चौधरी देवीलाल ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। सबको पता है चौधरी देवीलाल किंग मेकर थे और यही बना रहे थे ये पीएम्स को। कौन से 2 पीएम्स को? तुम लोगों को पीएम्स की सेकंड लिस्ट याद है? पीएम की 2 लिस्ट हैं, एक इधर वाली और एक इधर वाली। इधर वाली में तो पूरा परिवार ही आता है। पहला पीएम कौन है? दूसरा पीएम, तीसरी, फिर ब्रेक आया, कौन था उस टाइम? मोरारजी के बाद वापस कौन बनी? इंदिरा का मर्डर हुआ। तो ये तो सारे कांग्रेस के ही थे, चाहे गैर कांग्रेसी बाद में बन गए। इधर प्रॉब्लम है, वीपी, सीपी, अटल, HI, अटल, अटल, मनमोहन, मनमोहन और मोदी, मोदी। आगे मत बोलना, बस अब इतना ही बहुत है।
इतने में हमारा पेट पूरी तरह भर गया है। अब हमें आगे जो है कोई ढंग का पीएम होना चाहिए। चलो चलो, राहुल भी पीएम बनने के लायक नहीं है। ये दुख की बात है कि आपके देश में कोई है ही नहीं, ये शर्म की भी बात है। चलो अब जो होगा सो होगा, हम तो पढ़ लें। बोर्ड पे देखो, अब जब ये दो बने ना तो देश की हालत इतनी खराब थी कि इन दोनों को बनाने वाला उप प्रधानमंत्री था। उप प्रधानमंत्री कौन थे तुम्हारे? चौधरी देवीलाल जी। और देवीलाल जी भी लंबे थोड़ी टिके हैं, 2 ही साल टिके थे और उन 2 में 2 पीएम बना गए 1-1 साल के। अब तुम्हें अगर ये समझ में आ रहा हो कि पीएम की स्थिति जब थोड़ी कमजोर होती है तो वो प्रधानमंत्री बनाता है, कहीं ना कहीं कोई कारण है। अगर पीएम टक्कर से सबसे ऊपर आके बनाए ना तो किसी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देता। किसी के भी एग्जाम्पल देख लो, चाहे नेहरू को देख लो, कौन टक्कर में था? बनाना पड़ा। इसी तरह इंदिरा गांधी की टक्कर में मोरारजी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि ये लड़की कल की, इसको क्या नॉलेज है, मोरारजी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इनको समझ है, देश चलाएंगे, तो बनाना पड़ा। फिर मोरारजी ने लालच दिया, क्योंकि कमजोर थे ना, जनता पार्टी की कमजोर कड़ी थे दोनों ही लीडर्स। बन तो गए थे लेकिन था कि यार हमारे साथ कोई आएगा नहीं, तो खुश करने के लिए किसको बनाया? चौधरी चरण सिंह। जब चरण सिंह की इनकी चिकचिक हुई तो किसको बनाया? जगजीवन राम। फिर भी हटना पड़ा और अगला पीएम कौन बना? चरण सिंह जी। अब चरण सिंह जी ने भी एक को लालच दिया, YV चौहान, कि आप जो है प्रधानमंत्री बनो, दोनों मिलके काम करेंगे। ये लालच दिया जा रहा है। फिर नहीं दिखा, फिर यहाँ जाके तुम्हें दिखा, कौन था? देवीलाल। और जब जब तुम्हें उप प्रधानमंत्री दिखेंगे ना तो देखना प्रधानमंत्री टिक भी नहीं पाए हैं। ये मजाक चला था, 1.5 साल का 6 महीने पूरे नहीं थे, ये साल पूरे नहीं पकड़े। तो जहां जहां उप प्रधानमंत्री है ना, उनकी आपस में बनानी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पीएम की टक्कर का उप प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ इन दोनों के टाइम में ये, फिर आपको लंबे टाइम तक नहीं दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। यहाँ कौन आया था फिर? आडवाणी, और आज तक नहीं आया। फिर देखो अगला पॉइंट। तो चौधरी देवीलाल ऐसे उप प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 पीएम्स के साथ काम किया। यहाँ लिखो किंग मेकर। देवीलाल जी किंग मेकर थे। किंग मेकर कौन थे ये 2 पीएम? चंद्रशेखर और VP सिंह। अगला भी टिक करना। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 से 4 लाल कृष्ण आडवाणी को अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब तक 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया। मंत्रिमंडल द्वारा क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में पीएम प्लस कैबिनेट, और उप प्रधानमंत्री किस में से ही बनता है? कैबिनेट में से ही। तो अब तक 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया, किंतु अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8। ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये 8-7 कर दिया। अभी कोई नहीं, पीछे टेबल में ठीक करा दूंगी। पेज नंबर 118 पे आ जाओ। ये टाइपिस्ट थोड़ा बहुत तो गलत कर ही सकते हैं, बेचारे इंसान हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो उल्टी बात लिख दी, 7 और 8 को उल्टा करना था। टेबल में ठीक करेंगे। देखो 118 पे आओ। पहला उप प्रधानमंत्री देखना कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 47 से 50 रहे, तब पीएम कौन था? नेहरू। अगला टिक कर लो, मोरारजी देसाई। 67 से 69 इंदिरा गांधी। फिर कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, कांग्रेस ई कांग्रेस आई ऐसे डिवाइड हुई थी, तब ये अलग हो गए थे। चौधरी चरण सिंह जी टिक कर लो, जनवरी 79 से जुलाई 79 तक, क्योंकि 28 जुलाई को फिर ये क्या बन गए थे? 28 जुलाई को ये पीएम बन गए थे जिस दिन हटे थे। तो चौधरी चरण सिंह, ये मोरारजी देसाई के टाइम पे। फिर YV चौहान बनाया इन्होंने, 28 जुलाई को खुद पीएम बने थे और 14 जनवरी को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये था कि बहुमत नहीं पेश कर पाएंगे। चौधरी चरण सिंह ने, लालच था ये सब सबका। चौधरी देवीलाल आ जाओ, 89 से 90 और 90 से 91। एक ही आदमी का नाम 2 बार लिखा गया है, ये दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये 6वां और 7वां एक ही आदमी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले थे और फिर चंद्रशेखर। किंग मेकर थे चौधरी देवीलाल। और जो 8वें नंबर पर हैं, कायदे से ये 7वें नंबर पर होने चाहिए, क्योंकि 2 आदमी एक ही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 4। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी 1999 से काम कर रहे थे, लेकिन वाइस प्राइम मिनिस्टर कब बनाया? 2002 में। 4 में इनकी सरकार हटी थी और मनमोहन सिंह की सरकार आई थी 2014 के लिए। 14 से 24 के लिए अब मोदी जी की सरकार। इसको समझ लो। अब टेबल में जो 8 नंबर दिए हैं, अगर आदमी गिनोगे तो ये 7 है, 7 हैं, क्योंकि कौन रिपीटेड है इनमें? चौधरी देवीलाल। पहला अगर उप प्रधानमंत्री पूछ लिया तो पटेल। फिर किसने बनाया था? शास्त्री जी ने। कोई नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत तरीके से बने। इंदिरा थोड़ा सा किसको नीचे दबाया था इन्होंने?
जो बड़ा लीडर था उसको कहा भैया तो पीछे में आ गए, तो फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, लोग एंटी होंगे, तो किसको बना लिया? मोरारजी देसाई की और इनकी हमेशा खटपट रही। और जब वो प्रधानमंत्री थे तब क्या बोले कि लोकसभा से सिर्फ बने ताकि ये ना बने, तो ऐसा गलत तो है ही। 69 में फूट पड़ गई। फिर अगली बार जब उनकी सरकार आई 77 में, तो उन्होंने खुश करने के लिए किसको बना दिया? चौधरी चरण सिंह जी को। चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, तो किसको? जगजीवन राम को। फिर चरण सिंह जी क्या बन गए? पीएम। चरण सिंह जी ने किसको खुश करने के लिए? चौहान। इनकी सरकार नहीं टिकी। और इसके बाद फिर किसका नंबर आया लास्ट में जाके? ये अब दो, देवीलाल जी का। दो किंग मेकर के रूप में कौन कौन बनाए? वीपी सिंह और चंद्रशेखर। कोई से की सरकार नहीं टिकी। और फाइनली जाके 2002 से 4 में कौन बना? आडवाणी। ये सीरीज याद करनी होती है। 4 नाम आएंगे, कहेंगे इनमें से कौन नहीं था, या पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। जब जब सरकारें कमजोर होंगी तब तब उप प्रधानमंत्री बनाने पड़ेंगे, या अल्पमत में होंगी। पहला कौन था? ये सबसे पहला पटेल। पटेल को ना बनाते तो लोग एंटी होते ना, क्योंकि पटेल को लोग पीएम बनाना चाहते थे। तो पीएम ना सही सेकंड पोस्ट पे बैठा दे, क्या बना दिया? डिप्टी पीएम। दूसरा कौन बना? शास्त्री जी ने किसी को नहीं बनाया, जरूरत नहीं पड़ी। इंदिरा को कौन बनाना पड़ा? क्योंकि मोरारजी एक्सपीरियंस लीडर थे। भाई ये इनके सामने तो बच्ची थी इनकी बेटी के समान, और इनको हटा के ये बन गई तो एंटी ना हो, इसलिए इनको बना दिया। लेकिन फिर फूट पड़ गई, हट गए। अगला कौन बना? अगली सरकार जब इंदिरा की हटी तो किसकी सरकार आई? मोरारजी। तो मोरारजी ने किसको खुश करने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी को। लेकिन चरण सिंह जी फिर बाद में एंटी हो गए, और फिर किसको बनाया गया? जगजीवन राम को। अब जब चरण सिंह जी अगले बनेंगे तो चरण सिंह जी किसको लाएंगे? वाई वी चौहान। चौहान ही चौहान है। वाई वी चौहान क्यों लाए गए? ताकि भाई एक थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहे। लेकिन 6 महीने नहीं पकड़े, 14 जनवरी को उनका भी इस्तीफा, तो ऑटोमेटिकली ये भी हट गए। ये कितने आदमी हो गए? 5। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई तो नहीं बनाएगी, लेकिन राजीव भी नहीं। फिर कमजोर सरकारें आई, तब कौन बना था? देवीलाल। देवीलाल जी 2 के टाइम देखेंगे, एक वीपी सिंह का और एक चंद्रशेखर का, तो आदमी तो एक ही है, हम छठा मान लें। फिर 7वें नंबर पे कौन आया? आडवाणी। आडवाणी जी जब सरकार बनी तब नहीं बने, सरकार बनी थी 1999 में, लेकिन ये बने हैं 2002 से 4। तो आज तक कुल कितने आदमी बने हैं? कितनी बार बने हैं? 8 बार। वो उल्टा लिखा है पीछे। कौन 2 बार बना? देवीलाल। लेकिन 5-5 साल के लिए नहीं, 1-1 साल के लिए। पटेल बने थे 47 से 50 के लिए। मोरारजी कब बने? 67 से 69 के लिए। चरण सिंह जी कब बने? उसी बीच में महीनों के लिए। जगजीवन राम भी, इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। ऐसे ही चौहान का भी 6 महीने पूरे नहीं है। देवीलाल जी के 2 साल हैं, 89 से 90, 90 से 91, और आडवाणी जी के 2002 से 2004। तो पहला और आखिरी याद रखना। और बीच के तुम्हें पता है सब चापलूसी कर रहे थे, मैं बन जाऊं तो तू भी डिप्टी पीएम बन जा, और मैं बन गया तो तू हट जा, इस तरह का ही काम चल रहा था। चलो अगला देखो, इसमें लालकृष्ण आडवाणी तो किसके टाइम में बने हैं? ये अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से मंत्री परिषद पे आ जाओ। मंत्री परिषद कितने % से ज्यादा नहीं हो सकती? 15% से ज्यादा। फटाफट से टिक करेंगे। हमारे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व पीएम करता है। अगला पॉइंट काम का है। अनुच्छेद 74 में कहा गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री के पद का जिक्र कहाँ आया? आर्टिकल 74। 52 में था राष्ट्रपति, 63 में था उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के पद को क्या लिखा गया? मंत्री परिषद का मुखिया। ये देखो क्या लिखा है, मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया। पीएम की पोस्ट मंत्री परिषद से जोड़ के दिखाइए, इंडिपेंडेंट नहीं। नेक्स्ट पढ़ना, अनुच्छेद 75 के संबंध में क्या कहते हैं? पहला पॉइंट टिक कर लो। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ये शब्द तुम्हें दुखी करेगा। प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब हमें लगता है उसके चाहने तक, लेकिन इसका मतलब है मंत्री परिषद की भी हामी हो, मंत्री परिषद की भी हामी और राष्ट्रपति की भी हामी, इसको बोलते हैं उसके प्रसाद पर्यंत। अकेले की मर्जी नहीं चलती किसी भी चीज में। ये टिक कर लो। प्रधानमंत्री की मंत्री गण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत में पीएम भी आ गया साथ ही।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। प्रत्येक मंत्री को अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ, पद और गोपनीयता की अलग अलग शपथ होती है, एक होती है? तो मैं पढ़ के बताई थी, पद की अलग थी और गोपनीयता की अलग थी। उम्मीदवार की एक शपथ थी, मंत्री की दो शपथ थी, एक पद की और एक गोपनीयता। मैं भारत सरकार की सारी चीजों को गुप्त रखूंगा, सबको नहीं बताऊंगा कि क्या है, ये गोपनीयता थी। ये डबल टिक कर लो, पद की शपथ अलग होती है, गोपनीयता की अलग। आगे पढ़ना, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। अगला पॉइंट भी टिक कर लो, संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, सेकेंड लाइन पीछे टिक करना, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा अमेंडमेंट है ये? 91वां। इसको भूलना नहीं है, बहुत काम की चीज है। अगले पेज पे आ जाओ, सारा तुम्हें आता है ये। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, टिक कर लो। कैबिनेट मंत्री, अत्यधिक महत्व वाले, डबल टिक कर लो, अत्यधिक महत्व। फिर पढ़ो कि प्रभारी कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे अंडरलाइन रखना, गृह और रक्षा। यही क्या बन सकते हैं? उप प्रधानमंत्री, अगर बनाने पड़े। कितनी बार बने हैं आपके यहाँ? कितनी बार बने हैं? 8 बार। कितने आदमी बने हैं? सब। पहला कौन था और लास्ट कौन था? आडवाणी। सीरीज याद हो गई? पटेल के बाद कौन बना? मोरारजी। फिर चौधरी चरण सिंह जी, जगजीवन राम, वाईवी चौहान, ये देवीलाल, फिर आडवाणी। टोटल बार गिने तो 8, आदमी गिने तो 7। अगला टिक कर लो, तो गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, अन्य मंत्रालय नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका, यही है देश को चलाने वाले। नेक्स्ट टिक कर लो, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार वाले या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन हो सकते हैं। जैसे कपड़ा मंत्री है तो कह देंगे राज्य कपड़ा मंत्री और केंद्रीय कपड़ा मंत्री, तो केंद्रीय के अंडर काम करेगा। अगर स्वतंत्र कहेंगे तो इंडिपेंडेंट काम करेगा। नेक्स्ट टिक करो, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कार्यों में सहायता, डबल टिक कर लो, लिख लो या हेल्पिंग हैंड या हेल्पर, ये दोनों की मदद करते हैं। कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता इनको। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ लो, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति और संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। टिक करना, मंत्रिपरिषद एक आदमी शासन करता है या सामूहिक रूप से? इसलिए उत्तरदायित्व भी कैसा है? सामूहिक। एक की गलती सबकी गलती। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी विशेषताएं, इनमें कुछ खास नहीं है, एक बस रीडिंग दे देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, फटाफट से पढ़ेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये कल परसों से मैं लगातार बता रही हूँ, क्या मतलब है इसका? गलती वाला पॉइंट तो नेगेटिव है ना, वो तो लास्ट की बात है। सबसे पहला क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व में? जो पीएम ने बोल दिया सबको वही बोलना है, और अगर पीएम से आप संतुष्ट नहीं है तो इस्तीफा, और अगर इस्तीफा नहीं देते तो राष्ट्रपति को कह के हटवा देगा। यानी पीएम की बात को आपको फाइनल मान लेना है, सबको मन से। वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी नहीं सोचना। दूसरी चीज, ये सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ है? यही क्यों है? हमने यहीं भेजा है, यहीं तो जवाब दोगे। यही बातें देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर, डबल टिक कर लो, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। पढ़ो आगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है, यद्यपि मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा होता है और विभिन्न मंत्री अपने विभाग के कामों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उत्तरदायी होते हैं, किंतु नीति विषयों पर संसद के समक्ष उत्तरदायित्व मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तभी मैंने क्या कहा, एक की गलती, चाहे वित्त वाले ने गलती की, सबकी गलती मानी जाएगी। नेक्स्ट पढ़ लो, यदि लोकसभा किसी एक विभाग की नीतियों के प्रति अविश्वास व्यक्त करे या बजट पर विचार के समय किसी एक विभाग की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव पारित कर दे तो इसे पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास माना जाता है और समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। बजट एक ऐसी चीज है जिसपे अगर एंटी हो गया ना विपक्ष तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन नेक्स्ट पढ़ना, भारत में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, टिक कर लो, परामर्श, सलाह देता है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था।
अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल का नहीं। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक आर्टिकल में है, आर्टिकल 352 में, और वो भी बाद में किया गया। लिख लो यहाँ, मंत्रिमंडल के ऊपर अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द आया है। आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का केवल एक बार प्रयोग किया गया, और वो भी कब किया गया बताना? 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, जब क्या कहा कि बिना लिखित सिफारिश के कोई भी राष्ट्रपति लागू नहीं करेगा, तब। चलो आगे पढ़ना। मंत्री परिषद और मंडल में भेद बताओ, सबसे बड़ा भेद क्या है? मंडल में कौन कौन आते हैं? पीएम और कैबिनेट, और परिषद में पीएम, कैबिनेट, राज्य, डिप्टी। ये सब अनपढ़, मूर्ख, जाहिल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि इनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। बस ये क्या हो, अगर इनको पीएम बनना है, एमपी बनना है, तो भारत के नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, और उम्र 25 या 30, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। बस ये 2-3 बातें। पागल दिवालिया तो कॉमन सेंस है, पागल कौन आएगा मंत्री बनने, वो तो हमने खुद बना दिया। ये 3 बातें हैं कि भारत का नागरिक हो, तो जो यहाँ जन्मा वो नागरिक हो गया। लाभ के पद पे ना हो, वैसे भी इनकी औकात नहीं होती होगी कि पेपर पास करके लग जाएं, तो लाभ के पद पे कहाँ से जाएंगे? तो लाभ का पद इनको वैसे भी नहीं मिलना। और लाभ का पद मतलब हम क्या मान लेते हैं? सरकारी नौकरी। और तुम जैसा कोई सोचे नौकरी में लग के कि मैं एमपी बन जाऊं, तो कहेंगे पहले नौकरी छोड़, और फिर बनने देंगे नहीं। मैंने उदाहरण दिया तो था, वो क्या नाम था उसका? तेज प्रताप, तेज बहादुर नाम था शायद आदमी का। उस बेचारे की नौकरी भी गई। अब सोचो उसके बीवी बच्चे कैसे पेट भरते होंगे, किसी को पता ही नहीं। देश भूल गया। तेज बहादुर या क्या नाम था उसका? तेज प्रताप, जिसने किसके खिलाफ जंग लड़ी थी? मोदी जी। आज कहाँ है किसी को नहीं पता। अगले इलेक्शन तक उसका नाम ही खत्म। मुझे ही नाम नहीं याद, क्योंकि मैं तो कॉन्शियस थी कि भाई ये आदमी अगर एक बार बन जाए तो देश में बदलाव आए। अब ये देखो, इतनी छोटी चीज नहीं होती तुम्हारे मेरे लिए पद छोड़ देना। नौकरी छोड़ना मजाक नहीं, और किसी में दम नहीं होता। सरकारी नौकरी को छोड़ दे, जीवन भर बैठ के खिलाने का ठेका लेती है सरकार, उसको छोड़ के नहीं मिला कुछ तो क्या करोगे? इसीलिए उनको पता है ये कोई नहीं करेगा, तो फ्री हैं। उनको नौकरी मिलती नहीं तो वो वैसे फ्री हैं। और जितने ज्यादा गड़बड़ियों के क्षेत्र में उनका नाम होगा, उतना उनके लिए आसान होगा अपनी पैठ बनाना, अपने पैर जमाना। तो ये 3 कंडीशन तो कोई भी बेवकूफ भी पैदा होकर पूरी कर सकता है। उसको कुछ करना ही नहीं है, ना उसको नौकरी मिली। उम्र तो भगवान की देन है, 25-30 कर ही जाता है हर कोई, और उसके बाद नागरिक वो यहाँ पैदा हो गया तो बन ही गया। इन सब के बाद वो क्या बन सकता है? एमपी और एमएलए। अगर एजुकेशनल हो ना तो अकल ठिकाने आ जाए। 10वीं पास भी कह दें तो 50% मंत्री तो 10वीं भी नहीं पास होंगे, आधे निकल जाएंगे 10वीं कहते ही। क्योंकि देखा जब ये शपथ पढ़ते हैं तो इनके हाथ पैर कांपते हैं आधों के, इनको पढ़ना नहीं आता। और ये हालत तब है जब राष्ट्रपति आगे बोल रहा होता है कि मैं फला फला, तब इनको बोलना नहीं आता। और मैं तो कहती हूँ अंग्रेजी में शपथ दिलवाओ तो ज्यादा अच्छे पकड़े जाएं फिर ये कि कौन अनपढ़ है कौन थोड़ा ठीक ठाक है। चलो आगे देखें, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में भेद। मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है, टिक कर लो। मंत्री परिषद संवैधानिक संस्था है। मंत्रिमंडल अभी समय परंपराओं से उत्पत्ति हुई। कौन सी परंपरा से बनाई हमने? कब बनाई है? जब इंदिरा गांधी अपनी पावर का मिसयूज करके, और किससे? फखरुद्दीन अली अहमद को बोली सब चाहते हैं कि आप देश में क्या लगा दो? आंतरिक आपातकाल। फिर मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके कहा कि जब तक मंत्रिमंडल की कैसी सिफारिश, लिखित सिफारिश ना हो, कोई भी साइन नहीं करेगा। यानी मंत्रिमंडल शब्द यहाँ आया, तो ये बाद में आया पहले से है? बाद में। तभी तो कह रहे हैं कि अभी समय परंपराओं से उत्पत्ति। यहाँ लिख लो 44th अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई, तब आया था ये उस समय पर। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई। चलो अगला पॉइंट टिक करना, आकार संबंधी अंतर। किसका आकार बड़ा होता है? परिषद का या मंडल का? परिषद का। परिषद में कौन कौन है? पीएम, कैबिनेट, राज्य, उप, और मंडल में पीएम प्लस कैबिनेट। अगला टिक करो, मंत्री परिषद एक विशाल संस्था है जिसमें 50-60 सदस्य होते हैं, जबकि मंडल एक छोटी संस्था है, 20-22। मंडल में कौन कौन है? पीएम प्लस कैबिनेट। इसके पीछे फिर लिख लो पीएम प्लस कैबिनेट, उसमें तो 80 तक पहुंच जाते हैं, परिषद में तो। अगला है स्थिति और महत्व संबंधी अंतर। बताओ किसका महत्व ज्यादा है? कौन असली डिसीजन मेकर है, परिषद या मंडल?
मंडल जो खास बैठक होती है ना बहुत क्लोज में, वो पीएम कैबिनेट के साथ करता है। अगला पढ़ लो, नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाता, अपितु ऐसे कार्य कैबिनेट द्वारा संपन्न। तो जो खास बात है किसके साथ निपटा लेगा? पीएम प्लस कैबिनेट। किसके कान में खबर नहीं जाएगी? राज्य और उप मंत्री। क्या उप मंत्री डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं? क्या हैं वो? हेल्पर हैं। कल बता देंगे, अपने आप ना समझ आए। क्यों बताएं? किससे पूछते हैं बातचीत सारी? पीएम प्लस कैबिनेट। अगला है कार्य प्रणाली संबंधी अंतर। ये अगला पॉइंट हमने इससे ऊपर वाला नहीं पढ़ा ना, पढ़ लिया कैबिनेट द्वारा। अच्छा ये हो गया, बस इसके लास्ट पॉइंट पढ़ लो, बाकी कल पढ़ेंगे। 7वां पॉइंट देखो, कैबिनेट के सदस्यों की संयुक्त बैठकें होती है, उसके सदस्य सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की संयुक्त बैठकें नहीं होती, वे सामूहिक रूप से विचार विमर्श नहीं करते, क्योंकि विचार विमर्श करने का हक किसका है? पीएम और कैबिनेट। हेल्प कौन ले सकता है? कैबिनेट और राज्य। किससे हेल्प लेंगे? उप मंत्री से। अगला टिक कर लो, ये इसमें दिया भी था। 44वां संविधान संशोधन 78 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्रियों की परिषद के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, डबल टिक करना, मंत्रिमंडल की कैसी सिफारिश पर? ये क्यों किया मोरारजी ने? क्योंकि इस कमी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और अपनी मर्जी से कहां चली गई? राष्ट्रपति को क्या बोली कि सब चाहते हैं, जबकि कोई नहीं चाहता था, इसलिए ये प्लान बना दिया। भाई ये जो बच्चा है तुम्हारे सामने, इसका सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो गया। जोरदार तालियां। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और कितने साल मेहनत की तुमने? 3 साल की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आज ये सीजीएल में सिलेक्टेड है बेटा। और बहुत बहुत ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सीजीएल में सच में मेहनत करनी पड़ती है ना, मतलब अच्छे लेवल की। और अपने बारे में थोड़ा सा ये खुद बताएगा। ये भिवानी ब्रांच से लड़का है और देखो प्रोजेक्टर पे पढ़ के ये यहाँ तक पहुंच गया। जो बहुत लोग कहते हैं प्रोजेक्टर पे पढ़ाई कम होती है, तो प्रोजेक्टर पे कितने बच्चे तो आते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, तो कोई भी पढ़ सकता है बशर्ते उसके मन में इच्छा हो कि मुझे पढ़ना है। चलो थोड़ा सा तुम बताओ अपने बारे में। हेलो बच्चों। मेरा नाम रजत है। आईसीएस भिवानी से मैंने 2017 में शुरू किया था। उसके बाद 2 साल लगभग कोचिंग ली थी, फिर आधा 1 साल मैंने घर पे सेल्फ स्टडी की थी। बैकग्राउंड बिल्कुल तुम जैसा ही, तुमसे भी बुरा था शायद। पापा किसान है, एक खेती करते हैं और एक शॉप भी है छोटी सी। हम एक सिस्टर है बड़ी। वो क्या करते हैं? मैरिड है? हाँ वो मैरिड है। तुमने कब सोचा कि मुझे नौकरी लग जाना चाहिए? क्या पढ़ाई कर रहे थे? पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी, तब तक बुरा हाल था, ऐसे ही कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस ये था कि कुछ बड़ा करना है। फिर परिमल सर से मिला, आईसीएस भिवानी ब्रांच में सर आए थे ओपनिंग वगैरह, तब वहां से लगा था कि हाँ जो बड़ा करना है सर ही बताएंगे कैसे करना है। जो भी सर ने बोला था छोटी छोटी बातें, बिल्कुल जैसे सर बताते थे कि मैं रात को 3 बजे तक जगता था, मैंने बिल्कुल सारी फॉलो किए थे।
बस यही मोटिवेशन था कि सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब कई बार ऐसा हुआ तुम्हारे पेपर भाई रह गया 1 नंबर से 2 नंबर से, तब क्या फील होता था कि क्या करना चाहिए? तब मैम यही फील होता था कि बस पढ़ते जाऊं, जो भी है ठीक है, होगा नहीं होगा देखेंगे, चीजें सीखनी है बस मेरे को ज्यादा से ज्यादा। क्या स्ट्रीम थी तुम्हारी? मेरी नॉन मेडिकल थी मैम। नॉन मेडिकल। फिर तुम्हें दिक्कत हुई शुरू में भाई ये चीजें हिस्ट्री और ये सब समझने में? बहुत ज्यादा दिक्कत है, रीजनिंग तो चलो आसान लगती है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो कितनी ये लगता था कि मैं कर जाऊंगा, पास हो जाऊंगा? हाँ, मेरे को शुरू से ही लगता था कि कर लूंगा कुछ ना कुछ जरूर। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। हाँ। मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है, उसमें मेरे 12-13 पेपर हैं जिसमें मैं सब में फेल हुआ हूँ। 13-14 हैं। 3 अभी CHSL भी क्लियर है मेरा, CPO भी क्लियर था, उसका फिजिकल नहीं देने गया मैं, CGL भी क्लियर है। इनको क्या कहना चाहोगे? बस लगे रहो और कुछ नहीं। चलो बहुत बढ़िया, देखा। अभी जब मैं यहाँ एंटर कर रहा था ना, जब ये लड़का आया अभी, तो अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि सर प्रमोशन हो गया, मेरा लेक्चरर इन मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया है अभी रिसेंट। एक मैसेज था, इसका नहीं किसी और का। तो लेक्चरर इन मैथमेटिक्स में ज्वाइन करना छोटी सी बात है। अभी SSC CGL अभी जो रिजल्ट आया था, तो 10-12 लड़कों का वो आया था, उसमें कि जो है अलग अलग बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, और ये लड़का तो मिठाई खिलाने पहुंच भी गया तुम्हारे बीच में, तो ये छोटी सी बात है। अब इसमें और तुम्हारे में जो ना जो ये फर्क है, जैसे ये यहाँ पर खड़ा है और तुम वहां बैठे हो, में डिफरेंस ऑफ एफर्ट्स। एक दिन हमने यहाँ पर एक फंक्शन करवाया था, उस फंक्शन में कमिश्नर आया था एक। उस कमिश्नर ने कहा था कि इंटीग्रिटी टूवर्ड्स योरसेल्फ। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी। हमें पता होता हमारी कमजोरी कहाँ है, हमें यह भी पता होता हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है। और जैसे जो ये बात बोलते हैं कि भाई पेपर जो फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं, तो 12-13 पेपर फेल, ऐसा कोई नहीं होता जो सीधा ही पास कर गया, हाँ या ना? तो ये कहानी है, और लगातार फेल 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 फेल, पास तो एक ही तो होना है। वैसे तो इसके कई पेपर पास है, तुम्हें भी यही करना है। बीच में कितनी बार निराशा आई? बहुत बार आती है। फिर ओवरकम कैसे किया? ओवरकम बस यही है, नई चीजें सीखते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो हो जाएंगे पेपर। वेरी गुड। चीजें आती थी लेकिन प्रैक्टिस कम थी। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता लग रहा है क्या डिफरेंस है? तो अब की बार कर दोगे काम? यस सर। तो हम तुम हर एक बात पर मारते हो। एक आधा न्यू तो कहते हैं ना, बोला मेरे उसकी कौन आ जाए। बहुत हो गया जी, हैं? क्यों भाई? चलो, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, एक फोटो लो तुम कोई। संदीप तू ले ले, अरे तू भी लग जा, आज तू बीच में आके फोटो ले, तू भी क्या याद रखेगा। इधर से ले, इधर से। और आगे से ले। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। थोड़ी देर बैठना, मैं क्लास लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे ना। मैं चल खा ही लेता हूँ, तू भी। ये लो खाओ, बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम को भी दे ही दो एक। बैठो भैया, बैठो।
थोड़ी पीछे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, नहीं तो स्टूल ले आओ। अरे कूलर क्यों नहीं चला रखे यार तुमने? मैडम क्यों मना करती है? मैडम को बोलना पड़ेगा थोड़ा घी खाया करो मेरे एक डाल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री करेंगे।